हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। आज हम आपके लिए लाए हैं जो अध्याय वो संगम काल से संबंधित है। यानी कि आज के अध्याय में हमने संगम काल से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या बार बार आते रहते हैं। संगम काल का जो समय है वो पहली शताब्दी से लेकर के तीसरी शताब्दी तक का माना जाता है, यानी पहली सदी से तीसरी सदी तक। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हैं तो हमारे चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ। तो यहाँ पर प्रश्न जैसा लिखा हुआ है निम्नलिखित राजवंशों, तो निम्नलिखित का मतलब ये है कि जो कुछ और राजवंश दूसरे, आपको अगर ये बहुविकल्पी में सवाल आता है इस तरीके का सवाल जो कि अति लघु उत्तरी में दिया हुआ है, लेकिन अगर ये सवाल बहुविकल्पी में आता है और उसमें ये उत्तर कदम्ब वहाँ पे आपको नज़र आता है, तो आप ये याद रखिए कि जो कदम्ब राजवंश है इसका उल्लेख संगम साहित्य में आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। यानी संगम साहित्य में बाकी जो राजवंशों का उल्लेख मिलेगा, लेकिन कदम राजवंश का उल्लेख नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से निम्न राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ, कदम राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ। तो दूसरी तरीके से आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कदम राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में कहीं पर भी नहीं है। प्रश्न नंबर 2 है कि किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था। तो मामूल नार ने ये उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छुपा रखा था। अगला प्रश्न है कपाटपुरम या अल में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है। तो तोलकाप्पियम ग्रंथ एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो कपाटपुरम या अल में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला, स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा। स्ट्रेबो के अनुसार, जो स्ट्रेबो ने वर्णन किया उसके अनुसार संगम युग का वो कौन सा शासक था जिसने रोम के सम्राट के दरबार में 20 ईसा पूर्व यानी ईसा के 20 वर्ष पहले अपना एक राजदूत भेजा था। तो पांडे नरेश थे। पांडे नरेश जो थे इन्होंने अपना दूत रोमन सम्राट के दरबार में भेजा था। प्रश्न नंबर 5 है तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है तमिल भूमिका बाइबिल। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये तिरुवल्लुवर की रचना है और इसका नाम कुरल या मुप्पल है। इसको जो है तमिल भूमिका बाइबिल के नाम से जाना जाता है। अगला है पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की, कारिकाल ने की। पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना कारिकाल के द्वारा की गई थी। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। तो चेर राज्य का या प्रमुख बंदरगाह था मुजरिस। मुजरिस जो था चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। अगला प्रश्न है किसके संबंध में ये कहावत है जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकती है। तो कावेरी डेल्टा के संबंध में यह उक्ति कही गई या फिर यह कहावत कही गई। कावेरी डेल्टा एक ऐसा डेल्टा था जिसके संबंध में एक कहावत चली कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकती है। आप ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को क्या कहा जाता था। तो उनको वीर कल के नाम से जाना जाता था या फिर नाडुकुल के नाम से जाना जाता था। यानी जो लोग गाय या अन्य वस्तुओं के लिए, गाय के लिए लड़ते थे या फिर दूसरी चीज़ों के लिए लड़ते थे और लड़ते लड़ते लोग मर जाते थे, तो ऐसे वीरों के सम्मान में प्रस्तर लगाए जाते थे। इन प्रस्तरों को वीरकल या नाडुकुल के नाम से जाना जाता था। संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था। तो ये कपास का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था। कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र होने की वजह से संगम युग में उरेयूर
विख्यात था। किवरेयूर किस लिए प्रसिद्ध था? तो कपास के व्यापार का एक बहुत प्रमुख, बहुत महत्वपूर्ण केंद्र उस समय हुआ करता था। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो ये तमिल भाषा में, क्योंकि कुरल को तमिल भूमि का बाइबल भी कहा जाता है और कुरल जो है ये तमिल भाषा में है। धार्मिक कविताओं का ये संकलन है, इसमें धार्मिक कविताएं संकलित की गई हैं। अगला है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो ये ऋषि अगस्त्य को कहा जाता है। ऋषि अगस्त्य को ही, अगस्त्य को के बारे में यह प्रसिद्ध है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उनको आर्य बनाया। अगला, महाकाव्य या शिल्पकारम किससे संबंधित है? तो ये कथानक में जैन तत्व है, कथानक में जैन तत्व से संबंधित है। कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई? सबसे जो महत्वपूर्ण प्रसिद्ध रचना है वो तोलकप्पियम है और प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित लगभग मानकर चलिए आप एक प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। और तो ये व्याकरण से संबंधित रचना है तोलकप्पियम और संगम युगीन व्याकरण की रचना है और जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है तोलकप्पियम। तोलकप्पियम ग्रंथ संबंधित किससे है? व्याकरण काव्य से। उसी प्रश्न को घुमा करके पूछ लिया गया कि तोलकप्पियम किससे संबंधित है? तो काव्य से संबंधित है और व्याकरण से संबंधित है। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? पांडे। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? पांडे राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया। तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? फिर यहाँ पे आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये जो है शिल्पदिकारम एक ग्रंथ है। शिल्पदिकारम को तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा ग्रंथ लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? तो कोलचे के क्षेत्र से निकलते थे। तमिल काव्य का ओडिसी कहा गया मणिमेकलई को। तमिल काव्य का ओडिसी जो कहा जाता है वो मणिमेकलई को कहा जाता है। प्राचीनतम तमिल देवता गुरुगन किस वैदिक देवता के समान थे? तो ये स्कंद या कार्तिकेय के समान माने गए हैं। प्राचीन जो तमिल देवता जो गुरुगन थे, जो गुरुगन जो हैं तमिल देवता हैं और गुरुगन की तुलना की गई वो स्कंद या फिर कार्तिकेय से की गई है। अगला प्रश्न है, संगम कालीन साहित्य में कौन संगम कालीन साहित्य में कौन या को ये और मन्नन ये जो प्रयुक्त होते हैं ये किसके लिए प्रयुक्त किए जाते थे? राजा के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। संगम काल में राजा के लिए को, कौन और मन्नन जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था। इस तरीके से इनमें कुछ हमने उन महत्वपूर्ण संगम काल के इतिहास से, संगम काल से बहुत अधिक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, बस कुछ ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं 1, 2, 3 और जो कि हमने कोशिश की है कि उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करने की जो कि संगम काल से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नोत्तर के साथ।